दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी कहानी सादत हसन मिंटो की लिखी हुई, जिसका उन्वान है एक्ट्रेस की आंख। ख्वाबों की गठरी की शूटिंग तमाम शब होती रही थी। रात के थके मांदे एक्टर लकड़ी के कमरे में जो कंपनी के विलन ने अपने मेकअप के लिए खास तौर पर तैयार कराया था और जिसमें फुर्सत के वक्त सब एक्टर और एक्ट्रेसें सेठ की माली हालत पर तबसरा किया करते थे, सोफों और कुर्सियों पर उग रहे थे। इस चौबी कमरे के एक कोने में मैली सी तपाई के ऊपर 10-15 चाय की खाली प्यालियां ऊंधी सीधी पड़ी थी, जो शायद रात को नींद का गलबा दूर करने के लिए इन एक्टरों ने पी थी। इन प्यालियों पर सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही थी। कमरे के बाहर इनकी भिनभिनाहट सुनकर किसी नौवारद को यही मालूम होता कि अंदर बिजली का पंखा चल रहा है। दराज कद विलन, जो शक्ल सूरत से लाहौर का कोचवान मालूम होता था, रेशमी सूट में मलबूस सोफे पर दराज था। आंखें खुली थी और मुंह भी नींबा था, मगर वो सो रहा था। इसी तरह उसके पास ही आराम कुर्सी पर एक मूंछों वाला उधेड़ उम्र का एक्टर ऊँघ रहा था। खिड़की के पास डंडे से टेक लगाए एक और एक्टर सोने की कोशिश में मसरूफ था। कंपनी के मुकालमा नवीस यानी मुंशी साहब होंठों में बीड़ी दबाए और टांगे मेकअप टेबल पर रखे शायद वो गीत बनाने में मसरूफ थे जो उन्हें 4 बजे सेठ साहब को दिखाना थे। उई 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 हाय हाय। दफातन ये आवाज बाहर से इस कमरे में खिड़कियों के रास्ते अंदर दाखिल हुई। अब ये उई उई और हाय हाय जो है काफी दफा आई है यहाँ पर, तो सादा सा पढ़ दें या कुछ वेरिएशन से आपको सुना दें कि क्या कह रही थी वो। देखिए आगे चलते होता क्या है। हाँ, तो दफातन ये आवाज बाहर से इस 24 कमरे में खिड़कियों के रास्ते अंदर दाखिल हुई। विलन साहब झट से उठ बैठे और अपनी आंखें मलने लगे। मूंछों वाले एक्टर के लंबे लंबे कान एक अरताश के साथ इस निस्वानी आवाज को पहचानने के लिए तैयार हुए। मुंशी साहब ने मेकअप टेबल पर से अपनी टांगें उठा ली और विलन साहब की तरफ सवालिया नजरों से देखना शुरू किया। उई 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 हाय हाय। इस पर विलन, मुंशी और दूसरे एक्टर जो नीम आलूदगी की हालत में थे चौंक पड़े। सबने काट के इस बक्सनमा कमरे से अपनी गर्दनें बाहर निकाली। अरे क्या है भाई, खैर तो है? क्या हुआ? अम्मा ये तो देवी है। क्या बात है देवी? जितने मुंह उतनी बातें। खिड़की में से निकली हुई हर गर्दन बड़े इज़्तिराब के साथ मुतहर्रक हुई और हर एक के मुंह से घबराहट में हमदर्दी और इस्तफसार के मिले जुले जज्बात का इजहार हुआ। हाय 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 उई उई उई। कैसा है? ठीक नहीं है ना? कोई बात नहीं है। देवी कंपनी की हर दिल अजीज हीरोइन के छोटे से मुंह से चीखें निकली और बाहों को इंतहाई कर्ब इस्तराब के तहत ढीला छोड़कर उसने अपने चप्पल पहने और पाँव को जोर जोर से स्टूडियो की पथरीली जमीन पर मारते हुए चीखना चिल्लाना शुरू किया। ठुमका ठुमका बूटा सा कद, गोल गदराया हुआ डील, खिलती हुई गंदमी रंगत, खूब खूब काली तीखी भवें, खुली पेशानी पर गहरा कसम का टिक्का, बाल काले भंवरा से जो सीधी मांग निकालकर पीछे जूड़े की सूरत में लिपेट देकर कंघी किए हुए थे। ऐसे मालूम होते थे जैसे शहद की बहुत सी मक्खियां छत्ते पर बैठी हुई हों। क्या वजाहत की है मिंटो साहब ने। किनारेदार सफेद सूती साड़ी में लिपटी हुई चोली गुजराती तराश की थी, गैर आस्तीनों के, जिनमें से जोबन फटा पड़ता था। साड़ी बम्बई के तर्ज से बंधी थी, चारों तरफ मीठा मीठा झोल दिया हुआ था। गोल कलाइयाँ जिनमें खुली खुली जापानी रेशमी चूड़ियाँ खनखना रही थी। अफसाने में तो मंटो साहब ने कमाल ही कर दिया। कैसे कैसे डेफिनेशन दिया है। रेशमी चूड़ियों में मिली हुई इधर उधर वलायती सोने की पतली पतली कंगनियां झिमझिम कर रही थीं। कान मौजू और लुएं बड़ी खूबसूरती के साथ नीचे झुकी हुई, जिनमें हीरे के आवेजे शबनम की 2 थर्राई हुई बूंदें मालूम हो रही थी। चीखती चिल्लाती और जमीन को चप्पल पहने पैरों से कूटती देवी ने दाहिनी आंख को नन्हे से सफेद रुमाल के साथ मलना शुरू कर दिया। हाय मेरी आंख, हाय मेरी आंख, हाय। काट के बक्स से बाहर निकली हुई कुछ गर्दनें अंदर को हो गईं और जो बाहर थीं फिर से हिलने लगी। आंख में कुछ पड़ गया है। हाँ, ये कंकर भी तो बेशुमार हैं, हवा में उड़ते फिरते हैं। यहाँ झाड़ू भी तो 6 महीने के बाद दी जाती है। अंदर आ जाओ देवी। हाँ हाँ आओ, आंख को इस तरह ना मलो।
अरे बाबा बोला ना तकलीफ हो जाएगी, तुम अंदर तो आ जाओ। आंख मलती मलती देवी कमरे के दरवाजे की जानब बढ़ी। विलन ने लपक कर तपाई पर से बड़ी सफाई के साथ एक रुमाल में चाय की प्यालियां समेटकर मेकअप टेबल को झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया। बाकी एक्टरों ने कुर्सियां अपनी अपनी जगह पर जमा दी और बड़े सलीके से बैठ गए। मुंशी साहब ने पुरानी अधजली बीड़ी फेंक कर जेब से एक सिगरेट निकाल कर सुलगाना शुरू कर दिया। देवी अंदर आई। सोफे पर से मुंशी साहब और विलन उठ खड़े हुए। मुंशी साहब ने बढ़कर कहा, आओ देवी यहाँ बैठो। दरवाजे के पास बड़ी बड़ी स्याह और सफेद मूछों वाले बुजुर्ग बैठे थे। उनकी मूछों के लटके और बड़े हुए बाल थरथराए और उन्होंने अपनी नशिस्त पेश करते हुए गुजराती लहजे में कहा, इधर बसियो। देवी उनकी थरथराती हुई मूछों की तरफ ध्यान दिए बगैर आंख मलती और हाय हाय करती आगे बढ़ गई। एक नौजवान ने, जो हीरो से मालूम हो रहे थे और फंसी फंसी कमीज पहने हुए थे, झट से एक चौकी नमा कुर्सी सरकाकर आगे बढ़ा दी और देवी ने उस पर बैठकर अपनी नाक के बांसे को रुमाल से रगड़ना शुरू कर दिया। सबके चेहरे पर देवी की तकलीफ के एहसास ने एक अजीबोगरीब रंग पैदा कर दिया था। मुंशी साहब की कुव्वत एहसास चूंकि दूसरे मर्दों से ज्यादा थी, इसलिए चश्मा हटाकर उन्होंने अपनी आंख मलना शुरू कर दी थी। जिस नौजवान ने कुर्सी पेश की थी उसने झुककर देवी की आंख का मुलाहिजा किया और बड़े मुफक्कराना अंदाज में कहा, आंख की सुर्खी बता रही है कि तकलीफ जरूर है। उनका लहजा फटा हुआ था। आवाज इतनी बुलंद थी कि कमरा गूंज उठा। ये कहना था कि देवी ने और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और सफेद साड़ी में उसकी टांगें इस तरह का बेपनाह मुजाहरा करने लगी। विलन साहब आगे बढ़े और बड़ी हमदर्दी के साथ अपनी सख्त कमर झुकाकर देवी से पूछा, जलन महसूस होती है या चुभन? एक और साहब, जो अपना 16 हेड समेत कमरे में भी तशरीफ लाए थे, आगे बढ़ के पूछने लगे, पपोटों के नीचे रगड़ सी तो महसूस नहीं होती? देवी की आंख सुर्ख हो रही थी। पपोटे मलने और आंसुओं की नमी के बायस मैले मैले नजर आ रहे थे। चितवनों में से लाल लाल डोरों की झलक चक में से गरूब आफ्ताब का सुर्ख रंग मंजर पेश कर रही थी। दाहिनी आंख की पलकें नमी के बायस भारी और घनी हो गई थी, जिससे उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। बाहें ढीली करके देवी ने दुखती आंख की पुतली नचाते हुए कहा, बड़ा तकलीफ होती है, हाय हुई, और फिर से आंख को गीले रुमाल से मलना शुरू कर दिया। सियाह सफेद मूछों वाले साहब ने, जो कोने में बैठे थे, बुलंद आवाज में कहा, इस तरह आंख न रगड़ो, खाली पीली कोई और तकलीफ हो जाएगा। हाँ हाँ, अरे तुम फिर वही कर रही हो, हठी आवाज वाले नौजवान ने कहा। विलन, जो फौरन ही देवी की आंख को ठीक हालत में देखना चाहते थे, बिगड़ कर बोले, तुम सब बेकार बातें बना रहे हो। किसी से अभी तक ये भी नहीं हुआ कि दौड़कर डॉक्टर को बुला लाए। अपनी आंख में ये तकलीफ हो तो पता चले। ये कहकर उन्होंने मुड़कर खिड़की में से बाहर गर्दन निकाली और जोर जोर से पुकारना शुरू किया, अरे कोई है, गुलाब गुलाब। जब उनकी आवाज सदा बसहरा साबित हुई तो उन्होंने गर्दन अंदर कर ली और बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। खुदा जाने होटल वाले का ये छोकरा कहाँ गायब हो जाता है। बड़ा ऊँग रहा होगा स्टूडियो में किसी तख्ते पर, मरदूद नाबकार। फिर फौरन ही दूर स्टूडियो के उस तरफ गुलाब को देखकर चिल्लाए, जो उंगलियों में चाय की प्यालियां लटकाए चला रहा था। अरे गुलाब गुलाब। गुलाब भागता हुआ आया और खिड़की के सामने पहुंचकर ठहर गया। विलन साहब ने घबराए हुए लहजे में उसे कहा, देखो, एक गिलास में पानी लाओ जल्दी से, भागो। गुलाब ने खड़े खड़े अंदर झांका, देखने के लिए कि ये गड़बड़ क्या है। हीरो साहब ललकारे, अरे देखता क्या है, लाना गिलास में थोड़ा सा पानी, भाग के जा, भाग के। गुलाब सामने टीन की छत वाले होटल की तरफ रवाना हो गया। देवी की आंख में चुभन और भी ज्यादा बढ़ गई और उसकी बनारसी लंगड़े की कैरिये सी नन्ही मुन्नी थोड़ी रोते बच्चे की तरह कांपने लगी और वो उठकर दर्द की शिद्दत से कराहती हुई सोफे पर बैठ गई। दस्ती बटुए से माचिस की डिबिया के बराबर एक आईना निकालकर उसने अपनी दुखती आंख को देखना शुरू कर दिया। इतने में मुंशी साहब बोले, गुलाब से कह दिया होता पानी में थोड़ी सी बर्फ भी डालता लाए। हाँ, सर्द पानी अच्छा रहेगा। ये कहकर विलन साहब खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल कर चिल्लाए, गुलाब, अरे गुलाब, पानी में थोड़ी सी बर्फ छोड़ के लाना। इस दौरान में हीरो साहब जो कुछ सोच रहे थे कहने लगे, मैं बोलता हूँ कि रुमाल को सांस की भाप से गर्म करो और उससे आंख को सेक दो। क्यों दादा, एकदम ठीक रहेगा। स्याह सफेद मूछों वाले साहब ने सर को इस बात में बड़े जोर से हिलाते हुए कहा। हीरो साहब खूंटियों की तरफ बढ़े, अपने कोट में से एक सफेद रुमाल निकालकर देवी को सांस के जरिए से उसको गर्म करने की तरकीब बताई और अलग होकर खड़े हो गए। देवी ने रुमाल ले लिया और उसे मुंह के पास ले जाकर गाल फुला फुला कर सांस की गर्मी पहुंचाई। आंख को टकोर दी मगर कुछ अफाका न हुआ।
कुछ आराम आया? सोलह हेड वाले साहब ने दरियाफ्त किया। देवी ने रोनी आवाज में जवाब दिया, नहीं नहीं, अभी नहीं निकला, मैं मर गई। इतने में गुलाब पानी का गिलास लेकर आ गया। हीरो और विलन दौड़कर बढ़े। दोनों ने मिलकर देवी की आंख में पानी चबाया। जब गिलास का पानी आंख को गुसल देने में खत्म हो गया तो देवी फिर अपनी जगह पर बैठ गई और आंख झपकाने लगी। कुछ अफाका हुआ? अब तकलीफ तो नहीं है, कंकरी निकल गई होगी, बस थोड़ी देर के बाद आराम आ जाएगा। आंख धुल जाने पर पानी की ठंडक ने थोड़ी देर के लिए देवी की आंख में चुभन रफा कर दी, मगर फौरन ही फिर से उसने दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या बात है? ये कहते हुए एक साहब बाहर से अंदर आए और दरवाजे के करीब खड़े होकर मामले की अहमियत को समझना शुरू कर दिया। नौवारद 19 साल होने के बावजूद चुस्त व चालाक मालूम होते थे। मूछें सफेद थीं जो बीड़ी के धुएं के बायस स्याही माइल जर्द रंग का तख्तियार कर चुकी थी। इनके खड़े होने का अंदाज बता रहा था कि फौज में रह चुके हैं। सियाह रंग की टोपी सर पर जरा इस तरफ तिरछी पहने हुए थे। पतलून और कोट का कपड़ा मामूली और खाकसरी रंग का था। फूलों और रानों के ऊपर पतलून में पड़े हुए झोल इस बात पर चोलियां खा रहे थे कि उनकी टांगों पर गोश्त बहुत कम है। कॉलर में बंधी हुई मैली नेकटाई कुछ इस तरह नीचे लटक रही थी कि मालूम होता था वो इनसे रूठी हुई है। पतलून का कपड़ा घुटनों पर से खींचकर आगे बढ़ा हुआ था, जो ये बता रहा था कि वो इस बेजान चीज से बहुत कड़ा काम लेते रहे। गाल बुढ़ापे के बायस पिचके हुए, आंखें जरा अंदर को धुसी हुई, जो बार बार शानों की अजीब जुम्बश के साथ सुकेड़ ली जाती थी। अपने कांधों को जुम्बश दी और एक कदम आगे बढ़कर कमरे में बैठे हुए लोगों से पूछा, कंकर पड़ गया है क्या? और इस बात में जवाब पाकर देवी की तरफ बढ़े। हीरो और विलन को एक तरफ हटने का इशारा करके आपने कहा, पानी से आराम नहीं आया है, रुमाल है किसी के पास? निस्फ दर्जन रुमाल उनके हाथ में दे दिए गए। बड़े ड्रामाई अंदाज में आपने इन पेश करता रुमालों में से एक मुंतखब किया और इसका एक किनारा पकड़कर देवी को आंखों पर हाथ हटा लेने का हुक्म दिया। जब देवी ने इनके हुक्म की तामील की तो उन्होंने जेब में से मदारी के से अंदाज में एक चरमी बटवा निकाला और उसमें से अपना चश्मा निकालकर कमाल एहतियात से नाक पर चढ़ा लिया। फिर चश्मे के शीशों में से देवी की आंख का दूर ही से अक्सर मुआयना किया। फिर दफातन फोटोग्राफर की सी फुर्ती दिखाते हुए आपने अपनी टांगें चौड़ी की। जब उन्होंने अपनी पतली पतली टांगों से देवी के पपोटों को पा करने की कोशिश की तो ऐसा मालूम हुआ कि वो फोटो लेते वक्त कैमरे का लेंस बंद कर रहे हैं। 2-3 मरतबा ड्रामाई अंदाज से अपने खड़े होने का रुख बदलकर उन्होंने देवी की आंख का मुआयना किया और फिर पप्पू ने खोलकर बड़ी आहिस्तगी से रुमाल का किनारा इनके अंदर दाखिल कर दिया। हाजरीन खामोशी से इस अमल को देखते रहे। 5 मिनट तक कमरे में खबर की सी खामोशी थी। आंख साफ करने के बाद इस ड्रामाई अंदाज में फोटोग्राफर साहब ने, चूंकि वो बुजुर्ग फोटोग्राफर ही थे, चश्मा उतारकर चरमी बटुए में रखकर देवी से कहा, अब कंकर निकल गया, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। देवी ने उंगलियों से आंखों के पपोटों को छुआ और नन्हा सा आईना निकाल कर अपना इत्मीनान करने लगी। कंकरी निकल गई ना? अब दर्द महसूस तो नहीं होता? साला अब निकल गया होगा, बहुत दुख दिया है उसने। देवी अब तबीयत कैसी है? ये शोर सुनकर फोटोग्राफर साहब ने कंधों को जोर से जुम्बश दी और कहा, तुम सारा दिन कोशिश करते रहते मगर कुछ ना होता। हम फौज में 25 बरस भाड़ नहीं फूंकता रहा, ये सब काम जानता है। कंकर निकल गया है, अब सिर्फ जलन बाकी है, वो भी दूर हो जाएगी। ये बातें हो रही थी कि देवी जो आईने में रोनी सूरत बनाए अपना इत्मीनान कर रही थी, एकाएक ही मुस्कुराई और फिर खिलखिलाकर हंस दी। 24 कमरे में उतरन्नम तारे बिखर गए। अब आराम है, अब आराम है, ये कहकर देवी सेठ की जानब रवाना हो गई, जो होटल के पास अकेला खड़ा था और सब लोग देखते रह गए। हीरो जब सोफे पर बैठने लगा तो मुंशी साहब की रान नीचे दब गई। अब भिन्न आ गए। अब क्या फिर सोचने का इरादा है? चलो बैठो, मुझे कल वाले सीन के डायलॉग सुनाओ। हीरो के दिमाग में उस वक्त कोई और ही सीन था। अगली पॉडकास्ट तक इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है jildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।